हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम फिर से दो प्रैक्टिकल्स की स्टडी करेंगे कि उन प्रैक्टिकल्स को कैसे करते हैं, उनका एम क्या होता है, कौन कौन से अपरेटस हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की क्लास में हमें जो दो प्रैक्टिकल समझने हैं वो प्रैक्टिकल है। एक तो हमारा एक्सपेरिमेंट आज की क्लास में जो रहेगा वो है टू डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मेटेलिक वायर। हमारे पास एक मेटेलिक वायर है और उस मेटेलिक वायर कि हमें क्या करना है, उसका यंग मॉड्यूलस हमें क्या करना है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमें डिटरमाइन करना है। तो एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, उस मेटेलिक वो जो मेटेलिक वायर जिस वायर का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का हम लोग यंग मॉड्यूलस फाइंड करने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो रहेगा, यानी आज का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, उसमें हम लोग समझेंगे डिटरमाइन सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। तो सरफेस टेंशन को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कैपिलरी राइज मेथड से, और अगर उसमें हम लोग डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं तो क्या हमें देखने मिलता है, इन सारी चीजों को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए मेटेलिक वायर। एक मेटेलिक वायर का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे उसके मटेरियल का क्या निकालना है, यंग मॉड्यूलस डिटरमाइन करते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस। तो आप लोगों ने यंग मॉड्यूलस के बारे में समझा हुआ होगा कि यंग मॉड्यूलस क्या होता है। जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये एक रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। जहाँ पे स्ट्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जबकि जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है। तो इन कॉन्सेप्ट का हम यूज इस एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग थ्योरी का यूज करने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, इसका नाम था हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ ने सबसे पहले हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन को बताया था। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी में हम एक स्ट्रेस डेवलप करते हैं, एक डीफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं पर यूनिट एरिया, लाइज विद इन अ सर्टेन लिमिट, अगर उसको एक पर्टिकुलर लिमिट में रखा जाए, जैसे अगर इस मार्कर को हम खींचें, मान लीजिए कि इलास्टिक मार्कर है ये, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जो अपनी शेप को रीगेन कर ले। अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जाए, उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के और उस डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए, तो ऑब्जेक्ट फिर से अपनी शेप को रीगेन कर ले। तो ऐसे मटेरियल्स को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मार्कर जो है इलास्टिक है, रबर है, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल है। इसको हम खींचते जाएंगे और फिर छोड़ देंगे, तो ये अपनी पहली ऐसी शेप में आ जाएगा, लगभग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको उस एक लिमिट से ज्यादा खींच दें तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो स्ट्रेस है उसको डेवलप किया जाए एक सर्टेन लिमिट के अंदर, तो उसको हम जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। इस लिमिट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। देन द स्ट्रेन प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो इस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो ऐसी तरीके से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, ध्यान रखना, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, जो कि 3 इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पर
ये जो कांस्टेंट आएगा के, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। और ये अलग अलग टाइप से हो सकता है, इसके 3 टाइप आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। ये अलग अलग टाइप से हो सकता है, तो इसको हमें समझना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमने हुक्स लॉ से समझ लिया कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इसका जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े हाँ, तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इफ द स्ट्रेस इज इन अ वायर वी कॉल द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। इस मार्कर को हमने खींचा, इसके अंदर स्ट्रेस आया, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। और जब इसको हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को ही तो हम स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो जब किसी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। और स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा इसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे स्ट्रेन से। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन एल। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एफ एल इंटू ए एल। क्या बन जाएगा ये, एफ एल इंटू ए एल। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एफ एल अपॉन ए एल। अब ये मान लें कि अगर हमारा फोर्स जो है वो mg है, F इक्वल टू mg है, और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है इसी वायर का, सिलिंड्रिकल वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो ये हम लोग यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि apparatus, जब इस सब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे तो इसमें कौन कौन से apparatus हैं जो जिसको हमें यूज करना है। तो एक apparatus जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा होगा, सीरियले apparatus होगा, ठीक है। सीरियले apparatus हम लोग यूज करेंगे। सीरियले apparatus के बाद 2 लॉन्ग स्टील वायर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। 2 लॉन्ग स्टील वायर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी, एंड डायमीटर, उनका जो डायमीटर होगा यानी उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसके बाद अब मीटर स्केल, एक मीटर स्केल होगा, एक स्क्रू गेज होगा, 8 1/2 यानी आधे आधे किलो के क्या होंगे, स्लॉटेड वेट्स होंगे, और एक किलो का क्या होगा, हैंगर होगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या क्या चाहिए हमें, एक सीरियल apparatus चाहिए, 2 लंबे स्टील वायर चाहिए, ये आपको दिख रहे होंगे लंबे लंबे स्टील वायर हैं, ठीक है। इन वायर की जो लेंथ है, लंबाई, और जो इनका डायमीटर है, या ऐसा कहें कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इनकी जो मोटाई है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप मीटर स्केल, एक मीटर स्केल चाहिए हमें, एक स्क्रू गेज चाहिए, 8 आधे आधे किलो के क्या चाहिए, स्लॉटेड वेट चाहिए। स्लॉटेड वेट क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे स्लॉटेड वेट चाहिए हमें। एंड 1 kg हैंगर, और ये आपको जो दिख रहा है 1 किलोग्राम का हमें क्या चाहिए, हैंगर चाहिए। तो ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरियल apparatus, जो सीरियल apparatus है इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो सीरियल apparatus होता है, सबसे पहले इसमें दो मेटल फ्रेम होती है F1 एंड F2। दो मेटल क्या होती हैं, फ्रेम होती है F1 एंड F2। आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये एक फ्रेम ये दिख रही है आपको F1, ये फ्रेम दिख रही है F1, ठीक है। दूसरी फ्रेम होती है F2, ये है, ठीक है। ये F2 फ्रेम है, F1 फ्रेम है। ये वाली जो फ्रेम है दिस इज F2 एंड दिस फ्रेम इज F1। दो फ्रेम होगी हमारे पास F1 एंड F2, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े तो हमें और क्या मिलेगा, द अदर एंड, एक मिनट को छूट गया, हाँ, तो यहां पर एक F1 F2 फ्रेम होगी। ईच फ्रेम हैज द टॉरिजन हेड एंड द अपर साइड एंड हुक। क्या बोल रहे हैं, हर एक फ्रेम के टॉप पर क्या होगा, टॉरिजन हेड होगा, ठीक है, एंड हुक एट द लोअर साइड। यानी जो फ्रेम है आपकी, ये जो फ्रेम है, इसमें ऊपर एक टॉरिजन हेड होगा, ठीक है, और नीचे एक हुक लगा हुआ होगा, ठीक है। इस टॉरिजन हेड में हम क्या करते हैं, ये जो टॉर्सन हेड है, इसमें हम क्या करते हैं, वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं, जिसको ऊपर किसी रिजिड सपोर्ट से बांध देते हैं, ठीक है, किसी सीलिंग से इसको बांध देते हैं, लटका देते हैं। तो ऊपर टॉर्सन हेड होता है और नीचे एक हुक होता है, ठीक है। तो ये चीज भी देख लेते हैं, इसको एक बार देखो, ये है, ये आपको दिख रहा है टॉर्सन हेड है दो, ठीक है, जिनमें वायर बंधे हुए हैं और नीचे क्या लगे होते हैं, दो हुक लगे होते हैं। देखो ये आपको दिख रहे होंगे, एक हुक ये हो गया, दूसरा हुक ये हो गया, ऐसे दो हुक लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें टॉर्सन हेड होते हैं और दो हुक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद these frames are suspended from two wires AB and CD of same material, same length and same cross section। तो यहाँ पे जब को वायर दिख रहे हैं, इसमें ये जो वायर दिख रहे हैं AB and CD, ये दो वायर होते हैं। इन दोनों वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है। ये जो वायर है ऑक्सिलरी वायर होता है, ये जो वायर है एक्सपेरिमेंटल वायर होता है। ये वो वाला वायर है जिसका हमें यंग मॉडुलस फाइंड करना है, ये वो वाला वायर है, ठीक है, ये वो वायर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्सपेरिमेंटल वायर। ये वो वायर है जिसका हमें यंग मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखा है, the upper end of the wires are screwed tightly in the two torsion heads fixed in the same rigid support. A constant weight of 1 kilogram is suspended from the hook of the frame F2 attached to the auxiliary wire CD, which keeps the wire taut. A hanger H of 1 kilogram weight is suspended from the hook of the another frame F1. The experimental wire AB can be loaded स्लिपिंग स्लॉटेड वेट्स एंड द हैंगर। तो हम आपको एक बार में पूरा समझाते हैं जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले तो इस पूरे सेटअप में आपको दो फ्रेम मिलेंगे, ठीक है, ये दो फ्रेम हो गया। टॉर्सन हेड यहाँ पर दो दिख रहे हैं और दो टॉर्सन हेड यहाँ पे देखिए। ये पट्टी होती है एक लोहे की बड़ी सी, इस पट्टी को कहीं ऊपर सीलिंग पे कस दिया जाता है, ड्रिल करके इसको कस दिया जाता है और इसमें दो टॉर्सन हेड होता है, उनसे इन दोनों फ्रेम को लटका दिया जाता है। एक जगह होता है ऑक्सिलरी वायर, एक जगह होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर। एक्सपेरिमेंटल वायर हमने अभी आपको बताया कि वो होता है जिसका हमें यंग मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें दो साइड आपको हैंगर दिख रहे हैं ना। तो जो सेकंड फ्रेम है F2 फ्रेम है, इसके हैंगर में हम लोग एक लोड, एक 1 kg का लोड लगाते हैं, इसको डेड लोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका स्लॉटेड वेट्स होते हैं, यानी इनमें हम वेट को बढ़ा सकते हैं या इन वेट्स को हम कम कर सकते हैं। या तो इन वेट्स को हम बढ़ा सकते हैं, इन वेट्स को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये काम कहाँ से हो सकता है, स्लॉटेड वेट से हो सकता है, ठीक है। तो आपने आई होप इसका स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया होगा यहाँ तक का। अब बढ़ते हैं आगे,
ठीक है, और क्या क्या पार्ट्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अ स्प्रिट लेवल रेस्ट हॉरिजॉन्टली विद इन वन एंड हिंग्ड इन द फ्रेम F2। आपको एक स्प्रिट लेवल दिख रहा होगा, देखो नीचे ये स्प्रिट लेवल, इसमें एक बबल दिख रहा होगा, बबल। जब ये बबल बीचों बीच रहता है इसका मतलब कि दोनों जो हमारे फ्रेम है वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल है, कोई ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे होंगे तो ये जो ये लेवल है वो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा तो बबल ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर इन दोनों का लेवल चेक करना है, लेवलर भी बोलते हैं इसको कई बार हम, तो बीच में एक हमें क्या मिलता है, एयर बबल। ये दिख रहा है आपको, जो एयर बबल है, ये इस एयर बबल को एकदम मिडिल में होना जरूरी है अगर ये दोनों बैलेंस है तो, ठीक है। एक स्प्रिट लेवल लगा हुआ होता है। अदर एंड ऑफ द स्प्रिट लेवल रेस्ट ऑन द टिप ऑफ द स्पैरोमीटर। देखो एक साइड तो जो स्प्रिट लेवल है, एक साइड तो जो आपका ये लेवल है वो आपका रेस्ट होता है इस फ्रेम में, लेकिन दूसरी साइड ये निप पे रखा होता है स्पैरोमीटर के, ठीक है। स्पैरोमीटर आप लोगों ने हो सकता है कि अपने स्कूल की लैब वगैरह में देखा हो, एक ऐसा नोकीला सा एक होता है, ऊपर सर्कुलर एक डिस्क लगी हुई होती है, ठीक है, ऐसे 3 उसमें पैर से होते हैं, ठीक है। तो एक स्पैरोमीटर का जो स्क्रू है उसके ऊपर ये रेस्ट रहता है, ठीक है, इस तरीके से रेस्ट रहता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमने इसमें समझ लिया, ठीक है। इसके बाद अदर एंड ऑफ द स्प्रिट लेवल रेस्ट ऑन द टिप ऑफ अ स्पैरोमीटर स्क्रू फिटेड इन द फ्रेम F1, ठीक है। स्पैरोमीटर स्क्रू कैन बी रोटेटेड अप एंड डाउन अलोंग अ वर्टिकल पिच। एक पिच स्केल लगा हुआ, देखो आप यहाँ पर लगा होगा, देखो ये लगा है, ये पिच स्केल है, इसको हम घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे क्यों करना है, क्या कारण है ऊपर नीचे करने का, उसको हम अभी समझेंगे। अभी तो हमें कितने पार्ट्स हैं, किसका क्या काम है, केवल वो समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम लोग, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है कांस्टेंट वेट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये तो हो गया। इसके बाद the spirometer screw can be rotated up and down along a vertical pitch scale marked in mm। ये ध्यान रखना मिलीमीटर में मार्क्ड रहता है उस पर जो स्केल बना हुआ होता है। Two frames are kept together by cross bars E1 and E2। ये जो दो फ्रेम्स हैं, ये दो जो फ्रेम्स हैं E1 and E2, the two frames are kept together, ये दोनों फ्रेम्स को क्रॉस बार के थ्रू, देखो E1 E2 आपको दो क्रॉस बार दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, देखो आगे पीछे ये दिख रहे हैं, इनसे ये अटैच रहते हैं, ऊपर नीचे तो हो सकते हैं बट दूर दूर नहीं हो सकते क्योंकि अटैच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, एक रिजिड सपोर्ट देखा, दो यहाँ पे टॉर्सन हेड है, दो फ्रेम है, इन पे भी टॉर्सन हेड है। इन टॉर्सन हेड को हमने दो वायर से जोड़ दिया, एक वायर हमारा ऑक्सिलरी वायर है, इसका हमें कोई मॉड्यूल्स वगैरह नहीं निकालना। ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है इसका हमें यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है। इसके बाद इसमें बीच में एक लेवलर लगा होता है, लेवलर का एक पार्ट तो इसमें फिट होता है और दूसरा पार्ट एक स्पैरोमीटर के ऊपर रखा हुआ होता है टिप पर, ठीक है। पीछे से दो सपोर्ट होते हैं, इसको ये आगे पीछे ना हो इसके लिए। इसमें एक पिच स्केल होता है, स्पैरोमीटर को सर्कुलर डिस्क के थ्रू ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एक हैंगर है और ये एक हैंगर है, इस पर डेड लोड होता है लगभग 1 किलोग्राम के आसपास का, और ये जो है इस पर स्लॉटेड वेट होता है, छोटे छोटे वेट होते हैं। सबके मार्केट में बांट आते हैं ना, अगर हमें कोई मान लो चीज़ 500 ग्राम तोलनी है तो हम उसमें 100 ग्राम के 5 बांट रख सकते हैं, और एक होता है कि 500 ग्राम के रहेगा, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 1 किलोग्राम का है ये डेड लोड है, इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ये क्या है, दिस इज स्लॉटेड वेट्स, इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये इसमें और आगे क्या क्या चीजें हैं। तो लिखा हुआ है क्या, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ये तो हो गया, ठीक है। ये हमने आपको सारी चीज समझा दी जो भी लिखा हुआ है। इसके बाद
कैसे वर्क करता है, आप समझते हैं वर्क कैसे करता है। तो पहले थ्योरी देखते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा है, टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, किंग्स आर रिमूव फ्रॉम द वायर ए बी, जो वायर ए बी उसमें से किंग को हम हटा देंगे। लोडिंग कैसे हटाएंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग, उसको पहले हम लोड करके उसका वेट लेंगे, फिर अनलोड करके उसको हम बैलेंस करेंगे 2 और 3 टाइम्स। ऑल द वेट्स आर देन रिमूव्ड फ्रॉम द हैंगर, फिर सारे वेट्स को हटा दिया जाएगा। द वायर ए बी इज केप्ट टॉट अंडर द वेट ऑफ द हैंगर अलोन, तो जो वायर ए बी है, ये जो वायर ए बी है, देखो वायर ए बी कहाँ पर है, ये रहा वायर ए बी। तो कुछ हम आपको यहां से समझाते हैं। करना क्या है, पहले में मान लो हमने इस पे पहले आधा केजी का वेट लगाया, ठीक है, आधा केजी वेट लगाया, ये ऊपर नीचे होगा, इसको हम इस स्पैरोमीटर की हेल्प से इस लेवलर को पहले देखो, अगर इसको आधा केजी को वेट लगाओगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेवल ऊपर नीचे होगा। तो इस लेवल को मैच कैसे करेंगे, तो ये जो स्प्रिट लेवल है ये कुछ ऐसा या ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको टाइट करना चालू कर देंगे। तो इस पे जो निप रखी ना, जैसे इसको टाइट करेंगे निप ऊपर उठती जाएगी ऐसे और सीधी हो जाएगी। जहाँ पे सीधी हो जाएगी वहां से हम पिच स्केल से इसकी रीडिंग ले लेंगे। फिर हम आधा किलो के बाद एक और आधा किलो का वेट लगाएंगे, यानी 1 किलोग्राम हो गया। अब 1 किलोग्राम होगा, अब तो वैसे भी लगभग आपको बैलेंस दिखेगा, और नहीं दिखे तो वही चीज क्या करना है, हमें ये जो सर्कुलर डिस्क है इससे हमें इसको बैलेंस कर लेना है। तो हर उसमें क्या करना है, पहले हमें लगभग 5-6 रीडिंग हमें वेट आधा किलो, हर बार वेट आधा किलो में बढ़ा देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उस वेट को आधा किलो हर बार क्या करना है, कम करना है। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन सारी चीजों को करने पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, और उन वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अननोन वायर का या इस वायर का यंग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं, इसी में अटैच कर रहे हैं एक पार्ट, हम वहां से आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर सेटअप की प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको एक खुद वीडियो देते हैं, और उस वीडियो के थ्रू आप लोग सारी चीज़ों को उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जब भी आप अपने स्कूल में जाएंगे तो ये चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, जब लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे, तो टेंशन और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ बनेगा, और आपको दिख रहा है ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू देखने मिल रही है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा, स्पेरोमीटर इज देन रोटेटेड टिल द बबल कम्स इन द मिडल। तो हम स्पेरोमीटर को कब तक घुमाते भी, हमने आपको बताया कब तक घुमाएंगे, जब तक कि वो जो बबल है वो एकदम मिडिल में ना आ जाए। जैसे वो मिडिल में आएगा, द स्पेरोमीटर रीडिंग इज रिकॉर्डेड, उसकी जो रीडिंग है, किस रीडिंग पे ऐसा वो लेवल में है, वो रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे। A ½ किलोग्राम वेट इज नाउ स्लिप्ड इन द हैंगर। अब उसमें फिर से हम आधा किलोग्राम का वेट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम बार बार वेट को बढ़ाएंगे, मतलब एक सीक्वेंस में वेट को बढ़ाएंगे, फिर हम वेट को कम करना चालू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों टाइप में हम रीडिंग लेंगे। आप ये देखोगे कि दोनों टाइप से जो आपको रेशियो मिलेगा, वो रेशियो की वैल्यू हमेशा एक जैसी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने आपको ऑलरेडी समझा दी, जितनी सारी लिखी हुई है हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और हम आपको कुछ समय आपको भी देंगे 2-2 मिनट, आपको भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी। ये प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपने प्रैक्टिकल किया है, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपरेटस का, इसलिए हम आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, तो आपको टफ ना लगे इसके लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट
करते हुए हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। उस वीडियो से आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और हमारे पास जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझा हुआ है तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम इजीली दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को रीड करो आप लोग। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है अ लोड ऑफ मास m kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 1 mm इज इन सीयरली apparatus एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहे हैं? लोड है जिसका मास m kg है, इसको सस्पेंड किया गया एक स्टील के वायर के साथ जिसका लेंथ 2 मीटर है और उसकी रेडियस 1 mm है। इन सीयरली apparatus एक्सपेरिमेंट, एक सीयरली apparatus एक्सपेरिमेंट है, उसमें ऐसा किया जा रहा है। द इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज 4 mm। इससे क्या होता है कि जो वायर की लेंथ है वो 4 मीटर बढ़ जाती है। नाउ द लोड इज फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2। अब उस पूरे के पूरे लोड को उठा के एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ लोड इज 8। जो रिलेटिव डेंसिटी मटेरियल की है, लिक्विड की कितनी है? 2, मटेरियल की कितनी है? 8। तो जो न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज लेंथ होगी वो क्या होगी, उसको हमें समझना है। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है xi इक्वल टू x 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। क्या होता है? xi इक्वल टू x माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन किए होंगे, जब आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी यंग मॉडुलस के केस में, तब आपने इन सारी चीजों को समझा होगा, ठीक है। वहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अब इसको याद कर लो कि अगर हमें एक्स डैश मतलब चेंज इन लेंथ अगर हमें निकालनी है, जिसका फॉर्मूला था ओरिजिनल लेंथ, और अगर हमारे पास दो अलग अलग डेंसिटी दी है रिलेटिव, तो एक ये होगी, एक ये होगी, ये हो जाएगी लिक्विड की, और रो क्या हो जाएगी? ये किसकी डेंसिटी है? ये लिक्विड की डेंसिटी होगी, लिक्विड की। ये किसकी होगी? ये डेंसिटी होगी मटेरियल की। किसकी होगी? मटेरियल की, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं x डैश इक्वल टू x। तो कितनी लेंथ थी पहले? देखो, वायर की 2 मीटर थी पहले लेंथ। कितनी थी? 2 मीटर। तो मीटर तो लिखना नहीं है यहाँ पर। 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 है, और ये कितना है? 8 है। सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो क्या आएगा? 4 1 जा 4 में से 1 गया, कितना आ गया? ये आ गया आपका 3/4, ठीक है। कितना आ गया पर? 3/4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? लोड ऑफ मास m kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टील वायर, लेंथ है 2 मीटर एंड रेडियस 1 mm in serial apparatus experiment. The increase in length produced in the wire is 4 mm. Okay, ये जो now the length is now the load is fully immersed in a liquid. Relative density is 2. The relative density of the material load is 8. The new value of increase in length. अच्छा, देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई क्या?
गड़बड़ ये होगी कि ये x जो है वो चेंज इन लेंथ है जब हमने उसको लिक्विड में नहीं डुबोया था तब, और x डैश क्या है, डुबोने के बाद जो नई लेंथ आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितनी लेंथ थी पहले, तो कितनी लेंथ इंक्रीज हुई थी वायर में, 4 mm लेंथ इंक्रीज हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 mm, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, 3 mm, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी चेंज इन लेंथ है, ये भी चेंज इन लेंथ है, ये दोनों डेंसिटी है, बट ये चेंज इन लेंथ कौन सा है, जब हमने इस एपरेटस को लिक्विड में नहीं रखा था, ठीक है। और जैसे हमने इसको लिक्विड में रख दिया तो अब लिक्विड में लेंथ कम हो गई। देखो आप ऐसे समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास कोई चीज है, ये एक वायर है, इस वायर पे हमने कोई लोड लगा दिया mg, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। मान लो वो लेंथ x बढ़ी, तो वो ये x है, लेकिन इसी अपरेटस को उठा के हम पानी में डाल दें या किसी लिक्विड में डाल दें, अब क्या होगा, अब लेंथ उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी यहाँ पे बढ़ रही थी, क्योंकि mg तो लग रहा है, साथ में इस पे ऊपर भी फोर्स लगेगा इस लिक्विड की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की वजह से नीचे से इसको कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है कि अगर लेंथ यहाँ पर x बढ़ रही तो यहाँ पे केवल x डैश ही बढ़े, और ये लेंथ इस लेंथ की इतने टाइम्स होगी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा अपॉन रो के बराबर। इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि जब लिक्विड में रखोगे तो लेंथ में चेंज कितना आ रहा, केवल 3 mm, और जब हमने इसको लिक्विड में नहीं रखा था तब चेंज कितना आ रहा था, 4 mm। ये चेंज इन लेंथ कम क्यों होगी, क्योंकि नीचे से उसको एक सपोर्ट मिल गया, एक अपथ्रस्ट मिल गया, ठीक है, एक अपथ्रस्ट इसको मिल गया, इसलिए ये ऐसा हुआ यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको समझते हैं। देखा, थिन 1 mm लॉन्ग रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 5 mm। ये बोल रहे हैं थिन 1 mm की लंबी रॉड है जिसकी रेडियस 5 mm है, फोर्स 50 पाई किलो न्यूटन है, 50 पाई लिखा हुआ है, किलो न्यूटन है। इस पे अप्लाई किया जाता है एक एंड पे, किस लिए, टू डिटरमाइन इट्स यंग मॉड्यूलस, ठीक है। एक 1 मीटर लंबा वायर है, लंबा रॉड है जिसका रेडियस दे के रखा है, उससे 50 पाई किलो न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, इसलिए कि हम उसका यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन कर पाए। Assume that the force is exactly known, हम ये जानते हैं फोर्स में पता है कितना लगाया जा रहा है। If the least count in the measurement of all length, अगर इन सभी का जो least count है वो 0.01 mm है, तो which of the following statement is true। 2 मिनट हम आपको देंगे, इसको रीड करो, समझने की कोशिश करो, फिर हम सॉल्व कराते हैं, करो इसको। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, FL अपॉन AL, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, FL अपॉन A को लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर L। वैल्यू रखते हैं, फोर्स कितना है हमारे पास, 50 पाई किलो न्यूटन यानी 10 की पावर 3, लेंथ है 1, पाई को पाई लिख दो, रेडियस कितनी है 5 mm, 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और ये लेंथ है 0.01 mm में, तो इसको भी क्या कर देंगे -3। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 50 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर -6 और -3 यहीं कर दो, 0.01, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 0, ये कट हो गया 2 बार, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब तो ये बोल रहे हैं क्या ऑप्शन देखते हैं। बोले जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है ये 10 पावर 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो सकती है केवल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y दैट कैन बी डिटरमाइन इतनी हो सकती है, लेकिन ये तो इससे ज्यादा है तो यही रॉन्ग हो गया। ठीक है, मतलब कौन सा रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A solid cylinder steel column is 4 mm long and 9 cm in diameter. स्टील का हमें यंग मॉडल्स भी देके रखा है। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉलम while carrying a load of 80,000 kg। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करो, वही सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ट्राई करो आप इसको। देखो इसमें क्या लिखा है, हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो हमें दिया है 4 mm लॉन्ग, यानी लेंथ दे दी 4 मीटर में 9 सेंटीमीटर डायमीटर दिया। d इज 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया। यंग मॉडल्स भी दे के रखा है 1.9 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन लेंथ हमें बताना है, लेंथ कितनी चेंज होगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी। एल पहले हम निकालेंगे चेंज इन लेंथ। ठीक है, वाइल कैरिंग अ लोड ऑफ 80,000, तो फोर्स कितना हो गया, तो सर ये मास दिया है, मास कितना दिया हमें 80,000 kg। तो वही लगाते हैं y इक्वल टू क्या होता है एफ एल अपॉन ए एल। यहाँ पर f को लिख सकते हैं mg, एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। हमें चाहिए क्या एल स्मॉल, तो क्या बन जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। ठीक है, एम कितना है, तो एम है 80,000। जी कितना है, तो जी मान लेते हैं 9.8। दिया है क्या इसमें, नहीं दिया, तो 10 भी मान सकते हैं। चलो हम लोग 10 मान लेते हैं अभी, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 4 अपॉन में पाई 22/7। ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर। आर तो नहीं, लेकिन हाँ इसका आधा कर दो, 9 का आधा होता है 4.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, और y यंग मॉडुलस कितना है 1.9 इंटू 10 की पावर 11। अब ये कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। हमारा अगला एक्सपेरिमेंट क्या है उसको देखते हैं। To determine the Young's modulus of elasticity of the material of a given wire using Searle's apparatus. Materials required for this experiment are Searle's apparatus, 2 wires of same length and diameter, .5 kilogram weight hanger and slotted weights, 0.5 kilogram dead load slotted weights,
screw gauge and meter scale. Hang the dead load on the left frame and weight hanger on the right frame. To find the least count of the spirometer, rotate the central screw 2 times and note the scale readings. Least count can be calculated as 0.01 mm by using the relation LC is equal to pitch divided by number of divisions on the circular disc. Take the screw gauge from the table. Least count of the screw gauge can be calculated as 0.01 mm by using the relation LC is equal to pitch divided by number of divisions on the head scale. Measure the diameter of the experimental wire using the screw gauge. Note the screw gauge reading and calculate the radius of the wire. Measure the length of the wire using a meter scale. Adjust the central screw to shift the air bubble to the middle. Note the spirometer reading. Record the value in a tabular column. The air bubble is now placed at the center. A 0.5 kilogram weight is added to the weight hanger on the right frame. The wire extends and the bubble shifts towards the left. Adjust the central screw to shift the air bubble to the middle. Note the spirometer reading. Record the value in a tabular column. Add a 0.5 kilogram weight again to the weight hanger. Note the spirometer reading after adjusting its central screw to shift the bubble to the center. Record the value in the tabular column. Repeat the process by adding weight in equal steps of 0.5 kilogram and record the observations. Remove a weight from the weight hanger. The bubble now shifts to the right. Fix it at the center by adjusting the central screw and note the spirometer reading. Repeat the experiment by removing weight in equal steps of 0.5 kilogram and record the observations. Calculate the extension produced each time and then find the Young's modulus. The mean of the calculated values give the Young's modulus of the material of the wire. Calculation of Young's modulus of the wire for a load is 0.5 kilogram. Plot a graph with extension along x-axis and mass along y-axis. Calculate Young's modulus of the material of the wire by using the slope of the graph. By calculation and from the graph, Young's modulus of the material of the given wire is calculated as 1.903 into 10 raised to 11 Newton per meter square. एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है डिटरमाइन सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। देखो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट पे हम लोगों को ये देखना है कि जो सरफेस टेंशन होता है कैपिलरी राइज मेथड से उसको डिटरमाइन करना है। और अगर इसमें हम डिटर्जेंट डाल दें तो डिटर्जेंट डालने पर हमें क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो आपको दिख रहा है पूरा एक सेटअप, कुछ इस तरीके से सेटअप रहता है। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा एक डायग्राम है, इसका सेटअप भी हम लोग देखेंगे। तो थ्योरी पहले समझते हैं, इसकी थ्योरी में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है,
तो थ्योरी देखें तो इसमें क्या है, लेट अ कैपिलरी ट्यूब, आप सभी जानते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। देखो कुछ बेसिक सी चीजें इसमें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक कैपिलरी बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, राइज होता है या फिर नीचे की तरफ फॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो एक कैपिलरी ट्यूब को हम इंसर्ट करना है किसी लिक्विड के अंदर। मान लो हमारे पास एक टब है पानी का या कोई बीकर वगैरह है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अब पानी हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकती है, एक्सवाइजेड कुछ और कोई और भी लिक्विड हो सकता है। अब जैसे ही इसमें हम कोई कोई कैपिलरी ट्यूब डुबोते हैं, ये तो बहुत बड़ी दिख रही है, बहुत पतली होती है, जो हमारे हेयर है भी कैपिलरी की तरह काम करते हैं ना। तो यहाँ पर ये लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा और एक ऐसा कर्व सा बन जाएगा, ऐसा कर्व सा, या तो ऐसा कर्व बनेगा या फिर ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है या एडेसिव ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने कोहेसिव और एडेसिव, आई थिंक ससंजक और असंजक बल इनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, वो थोड़ी सी डिटेल आपको उसके बारे में दे देते हैं तो आपको याद आ जाएगा। कोहेसिव फोर्स आपने पढ़े थे कि ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सेम टाइप्स के एटम्स के बीच में लगते हैं, उनको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जो डिफरेंट टाइप के एटम्स के एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोहेसिव और एडेसिव दो तरह की फोर्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे एक कर्व बनता है और इस कर्व को बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, मेनिस्कस कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेनिस्कस। ठीक है, तो या तो मेनिस्कस कॉनकेव होगी या मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगी, इसको हमें ध्यान रखना है। तो लिखा है कि एक कैपिलरी ट्यूब को हमें इंसर्ट करना है एक लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी है, जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड की डेंसिटी में मान ली रो है और जो सरफेस टेंशन है इसका वो एस है। क्या है, एस। आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, देखो ये सरफेस टेंशन, ये दिख रहा है आपको सरफेस टेंशन, ये हमेशा टेंजेंशियल होता है किसके, इस मेनिस्कस के। मेनिस्कस पर अगर हम टेंजेंट खींच दें तो क्या मिल जाएगा हमें, सरफेस टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, द सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियली टू द मेनिस्कस। देखो लिखा भी है, अगर मान लो ये मेनिस्कस है, ठीक है, तो इससे हम एक टेंजेंट खींच दें इस तरीके का, तो ये किससे शो करेगा, ये शो करेगा सरफेस टेंशन को। किसको शो करेगा, सरफेस टेंशन को ये शो करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में हमने एक कैपिलरी ट्यूब को डाला, जिससे जो लिक्विड है आप देख सकते हो, ये लिक्विड क्या हो गया, ये लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ गया। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक मेनिस्कस बनती हुई दिख रही है। इस मेनिस्कस पे हमने जो टेंजेंट खींचा तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पर सरफेस टेंशन को। ठीक है, किसको शो कर रहा है, सरफेस टेंशन को शो कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये तो हो गया हमारा सरफेस टेंशन। अब इसका हमें एक कंपोनेंट मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाएगा। थीटा क्यों बना रहा है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो ये कैपिलरी होगी। अब सरफेस, ये हमारा सरफेस है सॉलिड का और ये लिक्विड का सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और इसी को हम सीधा खींच देते हैं, टेंजेंट होगी। ठीक है, ये हमारा कैपिलरी होगी। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा, ये चूंकि वर्टिकल अपोजिट है इसलिए सेम होंगे। तो ये क्या है, एस यानी सरफेस टेंशन। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एस कॉस थीटा कहलाएगा। और ये ओरिजिनल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एस साइन थीटा कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज वो लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है सरफेस टेंशन एस कॉस एल्फा, चूंकि इन्होंने एल्फा माना ना थीटा माना है, वेयर एल्फा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, हेंस द टोटल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अब टोटल फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, तो देखो जब हम इसको देखें मेनिस्कस को, तो मेनिस्कस पूरा में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो एक पॉइंट पे लग रहा है कितना, एक पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पर
एस कॉस अल्फा। सरफेस टेंशन भाई एक फोर्स ही तो है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम एक किसी लिक्विड के टॉप सरफेस को देखें और मान लें कि उसके बीच में कोई एक लाइन है, कोई काल्पनिक रेखा मान लें, कोई इमेजिनरी लाइन मान लें, और ये माने कि कोई एक चीज है जिसको खींचे हुए है, ठीक है, कोई खींचे हुए, तो वही तो सरफेस टेंशन है, ठीक है, क्या है, वही तो सरफेस टेंशन है। आपने देखा होगा पानी की बूंदें होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे एस कॉस अल्फा लग रहा है तो इस पे कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसकी सरकमफेरेंस ले लें 2 पाई आर, यानी इतने पॉइंट्स होंगे भाई। एक अगर हम आपसे कहें सर्कल पे कि एक पॉइंट पे ये वाला फोर्स लग रहा है, तो इस पे भी ये लगेगा, इस पे भी ये लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो जितने पॉइंट्स है उसमें से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक पॉइंट पे लग रहा है 2 पे 2 से इंटू कर दो, 3 पे से इंटू कर दो, और 2 पाई आर ये तो सरकमफेरेंस होती ना, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 2 पाई आर इंटू एस कॉस अल्फा, ये रहेगा टोटल फोर्स जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वेयर आर इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द कैपिलरी, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वो इंटरनल रेडियस है किसकी, कैपिलरी की, ठीक है, कैपिलरी की क्या है, इंटरनल रेडियस है। समझ में आ गया, कैपिलरी जो होगी ना, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी जो रेडियस है ना आर, ये जो आर है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आए कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ये थ्योरी है, और ये थ्योरी हमें लगता है आप सभी बच्चों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो वहां पर ये सारी चीज आपने समझी हुई होगी ऑलरेडी, ठीक है। आज हम उन्हीं का यूज करने वाले हैं। चलो इसके बाद आता है, ये समझ लिया हम लोगों ने, हाँ, ये जो फोर्स है, जो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स होल्ड करके रखता है किसको, लिक्विड को, किसमें, कॉलम में, इन द कैपिलरी। नाउ द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 पार्ट्स। अब ये कॉलम के अंदर जो लिक्विड है, जो कॉलम के अंदर लिक्विड है, इस लिक्विड को हम 2 पार्ट्स में, इस लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। द वर्टिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट h एक्सक्लूडिंग द मेनिस्कस। तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल ये वाला जो पार्ट है, इसमें से मेनिस्कस वाला जो पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए भाई मेनिस्कस का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा, और साथ में मैं जो लिक्विड उसका वेट निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो लगभग वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, इतना लगभग हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, वॉल्यूम ऑफ द मेनिस्कस एज शोन इन द फिगर बी, जो पीछे हमने फिगर देखा, ये वाला फिगर देखो ध्यान से, इस वाले को। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ तक पूरा सिलेंडर है, इस साइड तक सिलेंडर है, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमें वॉल्यूम मिल गया। तो अब जानते हो वॉल्यूम से हम लोग इजीली मास निकाल सकते हैं, मास इक्वल डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम आ गया तो मास अपने आप आ जाएगा, मास में वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है मेनिस्कस का बी में, वो उसको हम कैसे टॉट कर सकते हैं, सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर। सिलेंडर के वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बट या तो रेडियस हाइट ली है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। तो एच की जगह आर क्यों आया, देखो यहाँ पे एच की जगह आर क्यों आया, इसको समझते हैं। देखो ये जो है ना, ये 2r है, ये पूरा 2r है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, r होगा, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया, हाइट कितनी ले ली इसकी, r ले ली, ठीक है, इन माइनस। अब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का, तो पाई बाय 4/3 पाई आर क्यू, ये तो होता है स्फीयर का, इसका आधा कर दो तो हेमिस्फीयर आ गया। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू, यानी पाई आर क्यू बाय 3, ये आ गया वॉल्यूम किसका, रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। अब वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, मास। कैसे निकाल सकते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा। और मास में अगर हम जी से मल्टीप्लाई और कर दें, जी से, तो यहाँ जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वेट। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, वेट मिल गया,
वेट कितना आ गया, देखो पाई आर 3/3, ये आया था वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास, और मास में मल्टीप्लाई कर दो जी से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेट, तो यहां से हमें वेट मिल गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो हमने पढ़ा था ना 2 पाई आर एस कॉस अल्फा, ये क्या था, ये टोटल फोर्स था जिसकी वजह से वो लिक्विड कॉलम में बना हुआ था। तो ये जो देखें हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी प्लस 4 पाई आर, ये वाला पार्ट हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर हो गई। तो फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एस की वैल्यू क्या मिलेगी, एस की वैल्यू मिलेगी आर इंटू एच प्लस आर बाई 3 रो जी अपॉन 2 कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हमें क्या होगी, यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और हमने बताया ना, ये सारी चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, जस्ट एक रिवीजन टाइप का चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, देखो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें हम लोगों ने जब क्लास 11th में स्टडी की होगी तो सारी चीजें पढ़ी होंगी। हमारा एक्सपेरिमेंट में मेन फोकस होता है कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाए, ये वैल्यू कैसे आए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में अपनी। अब इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इन चीजों को समझने के लिए ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये फॉर्मूले वगैरह कैसे आए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर के लिए जो कॉस अल्फा है वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, अगर हम अल्फा को बहुत छोटा मान लें। वाटर में अब देखो, ग्लास में पानी रखो, मेनिस्कस बनता हुआ नहीं दिखता। और ग्लास में आप कोई गाढ़ा सा लिक्विड डाल दो, मर्क्यूरी डाल दो, तो या तो आपको थीटा बड़ा दिखेगा, अगर थीटा 90 से बड़ा दिख रहा है तो उसको हम ऑब्ट्यूस मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, छोटा दिख रहा है, 90 से छोटा दिख रहा है, उसको हम कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है उसके लिए वो थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो होगा तो कॉस जीरो के लिए होती 1। वो जो नीचे कॉस थीटा या कॉस अल्फा वाला जो पार्ट था, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो फाइनली में ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द मेनिस्कस इन द लिक्विड कॉलम एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी आर मेजर्ड यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर समस्या हमारे पास क्या है, समस्या है कि जो हाइट है h और जो इंटरनल डायमीटर है कैपिलरी के, इसको कैसे मेजर किया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं तो हम आपको बताया कि हम आपको इसके साथ एक वीडियो अटैच करके देंगे जहां से आप देख सकते हो। ठीक है, यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप द राइज इन कैपिलरी ट्यूब डिक्रीजेस विथ एडिशन ऑफ डिटर्जेंट। अगर हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ध्यान रखना जो सरफेस टेंशन होता है किसी भी लिक्विड का, वो इम्प्योरिटी को ऐड करने पे डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। डिक्रीज कब होगा, जब उसमें हम ऐसे डिटर्जेंट या कोई ऐसा मटेरियल मिलाते हैं, ऐसे मटेरियल्स मिक्स करते हैं जो इनसॉल्युबल हो, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जहां पे हम लोग ऐसे इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं जो सोल्यूबल हो, जैसे सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो वहां पे सरफेस टेंशन क्या होगा, वहां पे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्जेंट ऐड करने से क्यों इसका सरफेस टेंशन कम हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि डिटर्जेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो ये किस तरीके से सरफेस टेंशन को वाटर के कम कर देता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग चलते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, कि कुछ आपसे क्वेश्चंस इसके थ्रू पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, तो वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इनको हम समझते हैं। तो पहले आपको 2 मिनट हम देते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, फिर हम समझाते हैं।
देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाय हाउ मच डेप्थ विल द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बी डिप्रेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 mm इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लिक्विड इज 135 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी ग्लास ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसमें लिक्विड ऊपर नहीं उठ रहा, नीचे जा रहा है। तो हमने बताया दोनों प्रोसेस होती हैं कैपिलरिटी में, वो ऊपर भी उठ सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कितना नीचे जाएगा अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 135 है एंड द सरफेस टेंशन इज 0.547 न्यूटन पर मीटर है और डेंसिटी भी हमें देके रखी है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर हाइट या हम ये कह सकते हैं डेप्थ पूछा है। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने हाइट का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2s cos थीटा अपॉन 2s cos थीटा अपॉन रो जी और क्या आता है इसमें r, रो जी आर। ठीक है, 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर ये आता है। तो हाइट की जगह हम कह सकते हैं यहाँ पे डेप्थ हो जाएगा। तो s क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, रो डेंसिटी है, जी 9.8 होता है आप जानते हो, और r जो है वो रेडियस है। तो हम लोग ये वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, तो 2 सरफेस टेंशन कितना है, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है कितना दिया है, डेंसिटी ये है, सरफेस टेंशन दिया है 0.547 तो नहीं दिया। कॉस थीटा तो कॉस 135 डिग्री अपॉन रो डेंसिटी वो दे के रखिए, डेंसिटी 13.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खैर यूनिट तो लिखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जी कितना है मान लेते हैं 9.8 है और r रेडियस है 0.2 mm है, तो क्या करेंगे 10 की पावर -3 कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9, 2 5 जा 10 तो 1.094 cos 135 होता है माइनस का 1/√2, तो माइनस का 1/√2। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का आंसर आएगा, मतलब ये डेप्थ है। ठीक है, अंदर की तरफ है। नीचे क्या क्या हमारे पास 13.5 इंटू 9 2 8 16 2 9 18 119 और 10 की पावर कितनी आ रही है यहाँ से 3 और 3, ये गड़बड़ हो गया, 196 तो आएगा लेकिन 1.96 आएगा। ठीक है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो गया। चलो, तो इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो लगभग इससे ये कट हो जाएगा, ये 2.9 कुछ आना चाहिए, ऑप्शन है ऐसा कुछ। हाँ, इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर ले दी है बट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को रीड करना है। रीड करो।
क्या लिखा है क्वेश्चन में, टू व्हाट हाइट कैन मरकरी बी फिल्ड इन अ वेसल विदाउट एनी लीकेज। बोले किस हाइट तक हमें मरकरी को एक वेसल में फिल करना चाहिए जिससे कोई लीकेज ना हो। इफ देयर इज अ पिन होल ऑफ डायमीटर 0.1 mm एट द बॉटम ऑफ द वेसल, अगर उस वेसल के बॉटम में 0.1 mm डायमीटर का एक होल है, डेंसिटी दी है मरकरी की, सरफेस टेंशन भी दे के रखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द वेसल, और सरफेस जो एंगल दिया वो 0 है। तो अब देखो यहीं पर एक फॉर्मूला आता है H इक्वल जो भी आपने पढ़ा है 2s cos थीटा अपॉन रो GR, ठीक है, वही फॉर्मूला है। वैल्यू रखते हैं 2, सरफेस टेंशन S कितना दिया है 550 इंटू 10 की पावर -3, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन डेंसिटी 13.6 इंटू 10 पावर 3 kg, G रख लेते हैं 9.8, और R क्या है रेडियस, डायमीटर 0.1 mm है तो 0.1 का आधा कर दो और इसमें 10 की पावर माइनस mm है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करें, कितना सॉल्व हो रहा देखते हैं। ये हो गया 1100 इंटू 10 की पावर -3, ये 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो 1.36 हो गया इंटू 9.8, ठीक है। अब क्या बच रहा है 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल। अब हम यहाँ से अगर ये 2 0 3 0 हटा देते हैं तो 3 से ये तीनों 3 ऊपर जाके कितने हो जाए 3 से 3 कट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 0055 अपॉन 136 इंटू 98, ठीक है, ये आएगा। इसको हम डिवाइड करें अगर तो पॉइंट में आएगा, लेकिन ये आंसर आ रहा है मीटर में और आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं 2 0 और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 2 0 और बढ़ाते हैं तो लगभग ये कैंसिल हो जाएंगे। 13 5 इसको आप डिवाइड करोगे तो उसको आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार वैल्यू बस चेक कर लेते हैं, वैल्यू तो कोई गड़बड़ नहीं है। 2 हो गया, s कितना है 550 इंटू 10 पावर -3, ठीक है, s हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। cos 0 1 हो गया, डेंसिटी होगी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, g 9.8, r हो गया 1 mm है तो 1 का आधा हो गया, 0.1 का आधा कर दो और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि mm में है तो ये +3 -3 कैंसिल हो गए। 2 5 10, 2 5 10 1 11 1 0, 10 की पावर -3, ठीक है, ये 2 पहुंच गया ऊपर। 1.36 कहाँ से आएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा और 9.8, 3 0 ऊपर बढ़ेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो लगभग सही है। बट 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इससे आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाए। तो आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, सीट हम डलवा देंगे आपके ग्रुप में। तो एक क्वेश्चन जो रह गया है इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। Our aim is to find the surface tension of water by capillary rise method. To do the experiment, we require the following: retort stand, cork, wooden stand, beaker containing water, pointer,
capillary tube, and traveling microscope. Place the beaker containing water on the wooden stand beside the retort stand. Pass the capillary tube through the hole of the cork until it is immersed in water. Water rises into the capillary tube. Now pass the long pointer through another cork in such a way that its tip just touches the surface of the water. The traveling microscope has the following parts: eyepiece, vertical main scale, vertical vernier scale, objective, horizontal vernier scale, and horizontal main scale. Now find the least count of the traveling microscope. Adjust the microscope by the anti-clockwise rotation of the screw placed in front of the microscope and pointed towards the capillary tube. Microscope alone is adjusted by anti-clockwise rotation of the screw in front of the microscope and then tighten it so that the water meniscus becomes visible. Focus the binocular using the screw so that the concave meniscus of water level is clearly seen. Rotate the fine adjustment screw in anti-clockwise direction to make the horizontal cross wire just touch the central part of the concave meniscus. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate H1 using main scale reading and vernier scale reading. Remove the wooden stand and the beaker. Microscope alone is lowered by anti-clockwise direction of the screw in front of the microscope, then tighten it. Rotate the tightening screw on the base of the microscope in anti-clockwise rotation. Then slide it over the main scale a bit. Place it in front of the pointer and then tighten it so that the tip of the pointer becomes visible. Rotate the fine adjustment screw on the top of the microscope in anti-clockwise direction so that the horizontal cross wire just touches the tip of the pointer. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate H2 using main scale reading and vernier scale reading. Calculate the capillary rise H using H1 and H2. Place the capillary tube horizontally on the adjustable stand and place the microscope in front of the capillary tube. Focus the binocular on the end dipped in water by rotating the left screw on the binocular in anti-clockwise rotation so that the inner circle is clearly visible. Adjust the fine adjustment screw on the top so that the horizontal cross wire rises up and touches the inner circle at B. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Calculate the total reading. Record the total reading in a tabular column. Adjust the fine adjustment screw and make the horizontal cross wire just touch the inner circle at A. Note down the main scale reading and vernier scale reading. Record the total reading in the tabular column. Move the microscope on the horizontal scale by adjusting the fine adjustment screw on the bottom right of the microscope in anti-clockwise rotation. This causes the cross wire to shift to the left. Adjust the fine adjustment screw on the top so that the vertical cross wire rises up and touches the inner circle at C. Note down the main scale reading and vernier scale reading.
Record the total reading in the tabular column. Rotate the fine adjustment screw on the bottom right of the microscope in the clockwise direction. This causes the cross wire to shift to the right and makes the vertical cross wire touch the inner circle at D. Note down the main scale reading and vernier scale reading and calculate the total reading. Then find out the internal diameter and internal radius of the capillary tube. We can calculate the surface tension of water using the formula. Surface tension T is equal to R into H plus R divided by 3 into rho into G the whole divided by 2 cos theta. R is equal to 0.06 into 10 to the power of minus 2 meter. H is equal to 2.4544 into 10 to the power of minus 2 meter. Rho is equal to 1000 kilograms per meter cube. G is equal to 9.8 meter per second square and cos theta is equal to 1. The surface tension of water is equal to 0.07275 Newton. तो आई होप आपको आज के दोनों प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे। इन दोनों का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ और प्रैक्टिकल्स लेके और उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।